अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सेकंड लेक्चर में 10th क्लास का जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर 9 शुरू किया हुआ है। इसमें इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि द रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट, कि जिस रेट के साथ, जिस शरह के साथ कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करती है, वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना ही उसके रिएक्ट करने का रेट ज़्यादा होगा। अब एक्टिव मास क्या होता है हम अभी देखते हैं। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, और किसी भी रिएक्शन का रेट पहले था उस सब्सटेंस का रिएक्ट करने का रेट, अब है किसी भी रिएक्शन का रेट। यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट और दूसरे नंबर पर चीज़ आ रही है रिएक्शन का रेट। The rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of reacting substance, कि जो रिएक्टिव सब्सटेंस है उनका जो एक्टिव मास है उसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक्टिव मास क्या होता है आप ज़रा देखें पहले। एक्टिव मास इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मोलर कंसनट्रेशन। असल में एक्टिव मास जो होता है हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन होती है, कि हमने जो कितनी मकदार ली हुई है इसकी और उस मकदार में से जो असल मैस है रिएक्टेंट का, वो रिएक्ट करता है। मिसाल के तौर पे इसकी छोटी सी एग्जांपल लें कि हमारे पास 1000 आर्मी के जवान हैं, हमने भेजे हैं किसी जंग के लिए। अब उस 1000 में से सपोज़ करें 800 बंदों ने, 800 फौजियों ने वो जंग लड़ी है। मतलब 1000 में से 800 फौजी जो है उन्होंने जंग लड़ी है और जो बाकी 200 हैं उन्होंने जंग नहीं लड़ी। अब उस 1000 में से जिन्होंने जंग लड़ी है वो 800 हैं, इन्हें कहेंगे हम एक्टिव मास। मतलब क्या है कि अगर हमने 5 ग्राम कोई भी रिएक्टेंट लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि 5 का 5 ग्राम रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे। हमें उस 5 ग्राम में से सपोज़ करें 4.5 ग्राम रिएक्ट करेगा और हमारी प्रोडक्ट बनेगी। तो जो बाकी 0.5 ग्राम होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो असल रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट का जो असल मास जो होता है जो रिएक्ट करता है उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। जैसे कि 1000 आर्मी का जो बंदा था उनमें से 800 बंदों ने जंग लड़ी है, जो 200 थे उन्होंने जंग नहीं लड़ी, तो जो हमारा 800 होगा वो एक्टिव मास होगा। इस तरह 5 ग्राम या जितने ग्राम भी हम लें उनमें से जितने ग्राम रिएक्ट करें, रिएक्टेंट के जितने ग्राम रिएक्ट करें तो वो उनको हम एक्टिव मास कहेंगे। तो यह एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ही होता है। जिसका जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब है। मतलब इसका जो यूनिट एक्टिव मास का वो मोल पर डीएम क्यूब है और इसको हम यहाँ शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए डिनोट करते हैं। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को मैथमेटिकली देखेंगे थोड़ा। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है हमारे पास के ए प्लस बी, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है दोनों, ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट है और ये हमारे पास जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। रिएक्टर मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमारे पास जनरल रिएक्शन हमने को लिया हुआ है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है। तो हमने इनका लेना है एक्टिव मास। एक्टिव मास हमने अभी पढ़ा है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट करते हैं। तो हमारे पास सपोज करिए जो हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं उनका एक्टिव मास वो है ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ब्रैकेट, और सी और डी का हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो एक्टिव मास है वो है सी स्क्वायर ब्रैकेट और डी स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन है, ये हमने एक्टिव मास इनका ले लिया। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, हमने अभी ऊपर पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन के रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसी भी रिएक्शन का रेट, पहले हमने पढ़ा था किसी भी सब्सटेंस का रिएक्ट करने का रेट,
उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना वो सब्सटेंस ज़्यादा एक्ट करेगी। ज़ाहिर बात है जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा, हमने अभी पढ़ा है, जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा एक्ट करेगा, उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा। तो यहाँ ये बात लिखी है कि किसी भी चीज़ का जो रिएक्ट करने का रेट होता है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो रिएक्ट करेगी। तो जितना एक्टिव मास किसी का ज़्यादा होगा उतना वो रिएक्ट करेगी, उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है किसी भी रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का जो रेट होता है वो जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उनकी एक्टिव मास की प्रोडक्ट के एक्टिव मास को जो होते हैं उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आएगी, उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है ना। मसला तो अभी ये देखें कि हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी, तो जो आपका फॉरवर्ड एक्शन होगा, हमने अभी पढ़े हैं कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। ये फॉरवर्ड एक्शन है और ये रिवर्स एक्शन, मतलब ए और बी मिले और मिलकर सी और डी बने तो ये फॉरवर्ड होता है, और सी और डी दोबारा मिलकर ए और बी बनाए तो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स एक्शन होगा। अगर हम यहाँ फॉरवर्ड एक्शन देखें तो इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए और बी, ये दो रिएक्टेंट हैं उनकी मोलर कंसनट्रेशन के डायरेक्ट जो प्रोडक्ट होगी ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर में मल्टीप्लाई का साइन है, ए की मोलर कंसनट्रेशन और बी की मोलर कंसनट्रेशन, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी। तो दोनों की मोलर कंसनट्रेशन की जो प्रोडक्ट होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका रेट, फॉरवर्ड एक्शन का रेट। मतलब जितनी ज़्यादा इसकी मोलर कंसनट्रेशन होगी, जितना ज़्यादा इन दोनों का एक्टिव मास होगा उतना फॉरवर्ड एक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा मिलेंगे आपस में और ये ज़्यादा बनेंगे, इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन इनके दरमियान में। तो फॉरवर्ड एक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए और बी की जो मोलर कंसनट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के। अगर हम ये साइन ख़त्म करें डायरेक्ट का तो हमारे पास आता है कांस्टेंट के एफ कांस्टेंट है फॉरवर्ड एक्शन के लिए, एफ मीन फॉरवर्ड एक्शन, के मीन कांस्टेंट। तो के एफ किसके लिए कांस्टेंट है, फॉरवर्ड एक्शन के लिए। इस तरह ए की कंसिडरेशन और बी की कंसिडरेशन एज इट इज नीचे आ जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिवर्स रिएक्शन, कि जब वो वापस जाएंगे, हमारे पास ए और बी था ना, सी और डी बना था हमारे पास, सी और डी सॉरी। तो जब ये फॉरवर्ड होगा तो हमारे पास वो आया था के एफ था हमारे पास। जब ये वापस जाएंगे तो हमारे पास होगा के आर। तो जो वापस जाएंगे तो इनका जो रिवर्स रिएक्शन जो होगा, इसका जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा सी और डी की कंसनट्रेशन पे। जिस तरह ए और बी की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था फॉरवर्ड, इस तरह सी और डी की कंसनट्रेशन पे जो रिवर्स होगा वो डिपेंड करेगा सी और डी की मोलर कंसनट्रेशन पे। तो जो रेट ऑफ रिवर्स एक्शन होगा, यानी रिवर्स एक्शन की जो शरह होगी, स्पीड होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, सी की मोलर कंसनट्रेशन, डी की मोलर कंसनट्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट के। यानी सी और डी दोनों की मोलर कंसनट्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनकी प्रोडक्ट लें, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रिवर्स एक्शन का रेट। जितनी ज़्यादा इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी उतना ज़्यादा रिवर्स एक्शन का रेट ज़्यादा होगा। इस तरह अगर हम ये साइन ख़त्म करें तो हमारे पास आता है के आर, आर का मतलब होता है रिवर्स, के मीन कांस्टेंट। तो जो रिवर्स एक्शन का कांस्टेंट है वो के आर है। सी डी एच डीज आ जाएंगे मोलर कंसनट्रेशन की। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स एक्शन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है कि फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स एक्शन का रेट आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे, पहले वाली इक्वेशन और फॉरवर्ड वाली इक्वेशन और रिवर्स वाली, इन दोनों को हमने बराबर रख लेना है। फॉरवर्ड के लिए क्या आया था, के एफ ए की कंसिडरेशन और बी की कंसिडरेशन इज इक्वल टू के, रिवर्स के लिए क्या आया है हमारे पास, के आर सी की कंसिडरेशन और डी की कंसिडरेशन। हमारे पास ये चीज़ जो आई है ये हमने यहाँ पुट कर देनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कांस्टेंट है वो एक तरफ ले जाने हैं और ये जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो एक तरफ ले जानी है। तो के एफ हमारे पास एस टी इधर रहेगा, के आर हमारे पास इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा के एफ ओवर के आर आ जाएगा। तो सी डी इधर रहेगा और ए और बी इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। अब जो के एफ है ये दो कांस्टेंट हैं, के एफ और के आर है, इन दोनों को मिलाकर हमने एक नया कांस्टेंट लिखा है यहाँ के सी। के सी क्या होता है कि ये रेशो होती है दो कांस्टेंट की, के एफ और के आर।
के एफ फॉरवर्ड एक्शन का कांस्टेंट और के आर रिवर्स एक्शन का कांस्टेंट। ये दोनों जो कांस्टेंट की रेशो होगी इसे हम कहते हैं के सी। के सी मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम की हालत में लिया है ना ये वाला। हमने जब दोनों रिएक्शन को बराबर रखा तो इक्विलिब्रियम की हालत में बराबर रखा था, तो इसलिए ये जो हमारे पास नया कांस्टेंट आएगा इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के एफ ओवर के आर की जगह हमने रिप्लेस कर दी कि नया कांस्टेंट के एस के सी, ये हमारे पास एस डी आ जाएंगे। तो ये जो सी और डी थी हमारे पास क्या थी, प्रोडक्ट थी, इसको हम ऊपर लेंगे और ये हमारे पास रेक्टेंट जो ए और बी थे हमारे पास रेक्टेंट, ये हम नीचे हमारे पास नीचे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये जो क्वेश्चन है ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमें बता रही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हालत में जो रेशो होती है वो प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रेक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर, डिफरेंट रिएक्शंस की एग्जांपल लेकर उसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन है ना, ये हमारे पास जो आई है इसको उस पर अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है 3H2 प्लस N2। तो हमारे पास ये आता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारे पास आता है 2NH3 आता है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने इस पर अप्लाई करना है। ये हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्वेश्चन आई है इस पर हमने इसको अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो सारा प्रोसेस करेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ हमारे पास था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और N2 की कंसंट्रेशन। याद रखें यहाँ हमने जो चीज़ शुरू में आएगी उसको हमने पावर में ले जाना है, कंसंट्रेशन के ऊपर ले जाना है हमने, ठीक है ना। यहाँ चूँकि 3 था, यहाँ इसी 3 पावर में चला गया हाइड्रोजन की, और यहाँ 1 है ना, तो ये इसकी पावर में यहाँ 1 चला जाएगा। इस तरह हमने इसको ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा के एफ एच की कंसंट्रेशन, N2 की कंसंट्रेशन आ जाएगा हमारे पास। इस हमारे पास आएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये क्या होगा, ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारे पास बना है अमोनिया NH3। इस तरह ये जो 2 शुरू में है ये पावर में चला जाएगा, यहाँ यहाँ पावर में चला जाएगा। ये इसको ख़त्म करें, हमारे पास आएगा के आर हमारे पास आएगा NH3। अब हमने क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। दोनों को हमने क्या करना है, बराबर। जिस तरह हमने यहाँ इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों को बराबर किया था, यहाँ भी हमने दोनों को क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। के एफ H2 की कंसंट्रेशन, N2 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के आर NH3 की कंसंट्रेशन। अब के एफ ओवर के आर हमारे पास आ जाएगा, NH3 की कंसंट्रेशन ओवर H2 की कंसंट्रेशन, N2 की, ये इधर चला जाएगा। ये मतलब कांस्टेंट में एक तरफ कर लिए हैं और ये जो वेरिएबल हमने एक तरफ कर लिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ आ जाएगा के सी इज इक्वल टू NH3 ओवर H2 और N2। तो ये हमारे पास आ गया जी जवाब। तो हमने क्या किया है कि जो हमारे पास के सी था, हमारे पास आया था लॉ ऑफ मास एक्शन का जो हमारे पास क्वेश्चन आई थी, उसको हमने अप्लाई किया है एक रिएक्शन लेकर, अमोनिया वाला रिएक्शन लेकर उस पर अप्लाई किया है हमें। तो ये सारा वही प्रोसेस होगा जो हमने अभी देखा है।
ठीक है ना। इस तरह कोई और रिएक्शन ले सकते हैं, मतलब और रिएक्शन ले सकते हैं आप, H2 प्लस I2 2HI, और इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और रिएक्शन लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या होता है, एक्टिव मैस क्या होता है, और लॉ ऑफ मैस एक्शन को अगर हमने अप्लाई करना हो किसी क्वेश्चन पे तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आज का था टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।